जो आप लोगों ने कैश में कभी नहीं पढ़ा हुआ, सीफएफ एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है आइजा 408 और ये कहलाता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सही है, ये एक स्टैंडर्ड है हमारे पास। अच्छा, इस स्टैंडर्ड को समझने के लिए हम एक काम ये करते हैं, हम एक थोड़ा सा कैफ का ओवरव्यू ले लेते हैं, एक स्टैंडर्ड का ओवरव्यू लेते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी भी क्लाइंट पे जब ऑडिट करने जाते हैं तो किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, सेल्स की, परचेज की, इन सारे प्रोसेस की आप लोग क्या कर रहे होते हैं, एक पूरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड में एक पूरी अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं आप लोग। ऐसा ही है, एक वर्ड में आप बताते हैं ट्रांजैक्शन इनिशिएट कैसे होती है, प्रोसेस कैसे होती है, रिकॉर्ड कैसे होती है, कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनते हैं, मैनेजमेंट ने क्या क्या कंट्रोल एक्टिविटीज यहाँ पे इंप्लीमेंट करी है, एक पूरी कहानी लिखी हुई आ रही होती। सही है, अगर मैं उस पूरी कहानी को थोड़ा बहुत लिखना स्टार्ट करूं तो होता किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल में काम ये करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं काम करने जा रहा हूँ, किसका काम करने जा रहा हूँ, मैं सेल्स के ऊपर काम करने जा रहा हूँ। जब मैं सेल्स के ऊपर काम करने जा रहा हूँ तो मैं सेल्स की एक अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट करूंगा कि सेल्स का प्रोसेस कैसे है। तो फॉर एग्जांपल इस तरीके से लिखा हुआ आता होगा कि जी जो कस्टमर है वो किसको अप्रोच करता है, अप्रोच करता है किसको, सेल्स डिपार्टमेंट को। सेल्स डिपार्टमेंट में एक बंदा होता है जिसका नाम क्या होता है, सेल्स क्लर्क या सेल्स ऑफिसर, लेट्स से। वो क्या करता है, वो चेक करता है कि क्या ये कस्टमर ऑथराइज कस्टमर लिस्ट में इसका नाम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। एक काम ये चेक करता है। मैंने फौरन से कहा कि भाई ये एक कंट्रोल है, सही है, लेट्स से ये एक कंट्रोल है, कंट्रोल एक्टिविटी 1, ये मेरे पास एक कंट्रोल है। अच्छा, फिर मैं कहता हूं जैसे अगर वो ऑथराइज कस्टमर लिस्ट में नाम आ रहा है उसका, तो फिर सेल्स क्लर्क एक और काम करता है, वो कहता है इस कस्टमर को सेल्स किस पे चाहिए, इस कस्टमर को सेल्स चाहिए किस पे, क्रेडिट पे। तो वो एक और काम चेक करता है कि जी जो इस कस्टमर का नाम आ रहा है उसके अगेंस्ट जो क्रेडिट अमाउंट आ रही है क्या वो ऑथराइज्ड क्रेडिट लिमिट के हिसाब से आ रही है कि नहीं आ रही है। मैंने कहा मुझे एक और कंट्रोल मिल गया, इसका नाम है कंट्रोल एक्टिविटी 2। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, फिर मैंने कहा अच्छा फिर क्या होता है, फिर मैं कहता हूँ जो सेल्स ऑफिसर होता है, जो हेड ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट होता है, अच्छा सेल्स क्लर्क क्या करता है, दोनों जगह पर टिक लग जाता है। तो सेल्स ऑफिसर या सेल्स क्लर्क एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसका नाम क्या होता है, सेल्स ऑर्डर। अच्छा, ये सेल्स ऑर्डर क्या होता है, ये सेल्स ऑर्डर सीक्वेंशियली नंबर्ड होता है। मैंने कहा मुझे एक और कंट्रोल मिल गया, कंट्रोल एक्टिविटी 3, एक सेल्स ऑर्डर सीक्वेंशियली नंबर्ड होता है। अच्छा, फिर मैंने कहा सेल्स ऑर्डर सीक्वेंशियली नंबर्ड है, सेल्स क्लर्क क्या करता है, सेल्स क्लर्क इस सेल्स ऑर्डर पे एक प्राइस लिखता है और वो प्राइस भी किसके हिसाब से होती है, वो प्राइस होती है ऑथराइज्ड प्राइस लिस्ट। मैंने कहा मुझे एक और कंट्रोल मिल गया, कंट्रोल एक्टिविटी 4। ये कंट्रोल्स एक्सरसाइज है, एक बंदा बैठकर 4 कंट्रोल्स को एक्सरसाइज कर रहा है। जहां तीनों चारों जगह पे टिक लग जाते हैं, सेल्स क्लर्क सेल्स ऑर्डर पे अपने सिग्नेचर करता है और सिग्नेचर करके किसको फॉरवर्ड कर देता है, ये हेड ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करता है। हेड ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट चारों चीजों को वापस से रीचेक करता है ताकि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो, और हेड ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट इस सेल्स ऑर्डर को या तो ऑथराइज करता है या फिर अप्रूव करता है। मैंने कहा मुझे एक और कंट्रोल एक्टिविटी मिल गई, कंट्रोल एक्टिविटी 5। क्या यहाँ तक बात समझ आती है आप सबको? ये इस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही सेल्स ऑर्डर बन जाता है, साइंड हो जाता है, किसको फॉरवर्ड होता है, वेयर हाउस डिपार्टमेंट को। सेल्स ऑर्डर फॉरवर्ड होता है किसको प्यारे बच्चों, वेयर हाउस डिपार्टमेंट को। जैसे ही कस्टमर वेयर हाउस डिपार्टमेंट पे आता है, सेल्स वेयर हाउस डिपार्टमेंट वाला कहता है जी अपने सेल्स ऑर्डर की कॉपी दिखाएं, और अपने सेल्स ऑर्डर की कॉपी से उसको क्या कर रहा होता है, कंपेयर कर रहा होता है। उसको गुड्स क्या कर देता है, डिलीवर कर देता है। जब गुड्स डिलीवर करता है उसको तो एक डॉक्यूमेंट बनाता है, इसका नाम क्या होता है, गुड्स डिलीवरी नोट। ये भी क्या होता है, सीक्वेंशियली नंबर्ड होता है। इसके ऊपर भी 2 बंदों के सिग्नेचर्स आ रहे होते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो रही होती है। जब गुड्स डिलीवर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद जाके ये बंदा ये डॉक्यूमेंट्स इसको फॉरवर्ड करता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। जबरदस्त। फिर सेल्स ऑर्डर किसको, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स किसको फॉरवर्ड हो जाते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखता है कि गुड्स डिलीवर्ड हो चुके हैं, इसका मतलब है मैं अब लायबल हूं उसको सेल्स इनवॉइस करने के लिए। सेल्स इनवॉइस भी क्या होती है, सीक्वेंशियली नंबर्ड होती है। इसके ऊपर भी 2 बंदों के प्यारे बच्चे क्या आ रहे होते हैं, सिग्नेचर्स आ रहे होते हैं। सिग्नेचर्स आने के बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने जो सेल्स इनवॉइस फॉरवर्ड कर दी, उसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट सारे डॉक्यूमेंट्स किसको भेज देगा, फाइनेंस को। फाइनेंस कहेगा कि अच्छा जी कस्टमर आया 24 दिसंबर को,
सेल्स ऑर्डर बना 25 दिसंबर को, गुड्स डिलीवर्ड हुए 29 दिसंबर को, इनवॉइस बनी 2 जनवरी को, रेवेन्यू रिकॉर्ड कब होना चाहिए? जिस दिन गुड्स डिलीवर्ड होगा। वो कौन सी तारीख थी? वो 29 तारीख थी। वो बैठ के एक जर्नल वाउचर बनाएगा, सेल्स क्रेडिट अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट। सही है। जब अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हो गया, इसके बाद एक डिपार्टमेंट होगा क्रेडिट डिपार्टमेंट, जो कि चेक करेगा कि कस्टमर से टाइमली रिकवरीज आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या कस्टमर्स को कंफर्मेशन उन्होंने भेज दिया। कंफर्मेशन ऑडिटर की एक्सरसाइज नहीं है, प्राइमरीली किसकी एक्सरसाइज है? तो मैनेजमेंट की। जो बैंक रिकॉर्ड बनाती है वो आप थोड़ी बनाते हैं, वो तो कौन बना रही होती है? बच्चे समझ आ रहे हैं सारे प्रोसेस? ये एक पूरा प्रोसेस होता है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ लिखा हुआ है? ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ है आइजा 315 में। ऑनलाइन वाले क्लियर हो आप लोग? ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ है कहाँ पे प्यारे बच्चों? आइजा 315 में। और 315 का नाम ही क्या था? ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। जब मैं ये पूरी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लेता हूं ना प्यारे बच्चों, देखिए इससे फायदा क्या होता है? मुझे होता है कि अगर मैनेजमेंट ने कोई सेल्स रिकॉर्ड करी है, इस पूरी अंडरस्टैंडिंग से फायदा क्या होगा? इस पूरी अंडरस्टैंडिंग से फायदा ये होगा कि आप बेतहाशा ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? मैं कहूंगा पहला रिस्क है कि मैनेजमेंट ने सेल्स को एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं किया होगा, ऑथराइज प्राइस के हिसाब से सेल्स नहीं करी होंगी। पहला रिस्क है मेरा दूसरा रिस्क है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यहां पे सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन मैनेजमेंट ने रेवेन्यू कहां पे रिकॉर्ड कर लिया होगा? मैनेजमेंट ने रेवेन्यू शायद यहां पे रिकॉर्ड कर लिया होगा, सेल्स ऑर्डर की बेसिस पे रिकॉर्ड कर लिया होगा, या सेल्स इनवॉइस के बेसिस पे रिकॉर्ड कर लिया होगा। मैंने कहा मेरा दूसरा रिस्क ये। इसी तरीके से तो मैं रिस्क आइडेंटिफाई करता हूं। फिर मैं कहता हूं ठीक है, मुझे सेल्स रजिस्टर दिखाओ, और सेल्स रजिस्टर में से जाके मैं गुड्स डिलीवरी नोट देखूंगा ये इंश्योर करने के लिए कि क्या ये सेल्स वाकई में अगर। जब तक आपके पास कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी प्यारे बच्चों, आप कभी भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करते। देखिए, एक तो एनवायरनमेंट की वजह से ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई होगा, एक एंटिटी की वजह से ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई होगा, एक रिस्क आइडेंटिफाई होगा इंटरनल कंट्रोल, कि आपके ऑपरेशंस कैसे हैं, आप ट्रांजैक्शन को कैसे इनिशिएट करते हैं, आप ट्रांजैक्शन को कैसे प्रोसेस करते हैं, आप ट्रांजैक्शन को किस तरीके से, और ये चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे सिंपल सी बात करता हूँ, महीने के एंड में वो आते हैं ना एसएसडीसी वाले, क्या इलेक्ट्रिक वाले, और वो क्या लेके जा रहे होते हैं? वो मीटर रीडिंग लेके जा रहे होते हैं। तो जब मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा होता हूँ पूरी, तो मेरे लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ा रिस्क है कि भाई फॉर एग्जांपल उस बंदे ने गलत यूनिट्स लिख दी हो। देखिए, कंपनी तो पूरी रिलाई कर रही है उस एक बंदे के ऊपर, जो उसने यूनिट्स लिखे सही है, 50 लाख कस्टमर, 60 लाख कस्टमर, 80 लाख कस्टमर्स, और उसने जो यूनिट्स लिखे आगे ऊपर हेड ऑफिस को बताया, हेड ऑफिस ने उसके हिसाब से बिलिंग कर दी। तो मैंने कहा मेरा सबसे बड़ा रिस्क ये हो सकता है कि क्या पता यूनिट्स कभी कंज्यूम हुए ही ना हो, और उसने बिला वजह में एक्सेस बिलिंग कर दी हो। आप समझ रहे, डिफरेंट प्रोसेस की वजह से डिफरेंट रिस्क हो सकते हैं। ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ये हम कैफ लेवल में पढ़ चुके हैं, और इंटरनल कंट्रोल बहुत डिटेल में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। सही है, बट ये थोड़ी बहुत बात समझ आती है। आप लोग भी जब ऑडिट पे जाते हैं तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग्स वगैरह को इस तरीके से आप लोग डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं। और इससे फायदा क्या होता है? इससे आपको पता चलता है कि कंपनी के कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। ऑथराइज कस्टमर लिस्ट एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, ऑथराइज क्रेडिट लिमिट है, सेल्स ऑर्डर है, जीडीएन है, सेल्स इनवॉइस है, जर्नल वाउचर है, क्रेडिट डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट बनाता है, इसका नाम क्या होता है? एजिंग एनालिसिस। तो यहां से सारे डॉक्यूमेंट्स आता है। फिर तभी तो मैनेजमेंट के पास में जाता हूं कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, मुझे एजिंग दिखाओ, मुझे ऑथराइज कस्टमर की लिस्ट दिखाओ, मुझे ऑथराइज प्राइसेस दिखाओ, मुझे ऑथराइज क्रेडिट लिमिट्स दिखाओ। इस सारे काम जब मैं करता हूं प्यारे बच्चों, तो मैं क्या आइडेंटिफाई कर लेता हूं? मैं रिस्क आइडेंटिफाई कर लेता हूं। और ये अंडरस्टैंडिंग जाके मैं किससे ऑब्टेन करता हूं? ये अंडरस्टैंडिंग जाके मैं ऑब्टेन करता हूं किससे? मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट जो बंदा काम कर रहा है उससे अंडरस्टैंडिंग लूंगा। भाई यहां तक बात समझ आती है सबको? ये क्लियर है हम सारे? यहाँ पे क्लियर है। ये थोड़ा बहुत मैं बैकग्राउंड ले रहा था इंटरनल कंट्रोल का। अच्छा, दिस वन इज द आइडियल सिचुएशन। क्या मतलब आइडियल सिचुएशन का? कि नॉर्मली कंपनी ऐसे ही काम करती है। नॉर्मली कंपनी, अगर आप आईक्यू के ऑपरेशन समझते जाएंगे तो मुझसे समझेंगे, आप किसी और से नहीं समझेंगे कि आईक्यू में सेल्स कैसे रिकॉर्ड होती है। आप किसी और से नहीं समझेंगे कि आईक्यू में कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे होता है। आप मुझसे से बैठ के ऑपरेशन समझेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, मसला कहां पे आता है? मसला कहां पे आता है? मसला आता है प्यारे बच्चों एसएससीसी में। मसला आता है के इलेक्ट्रिक में। मसला आता है पीटीसीएल में। क्यों, क्या मसला है इनमें? कस्टमर बेस बहुत है, कोई फर्क नहीं। यूनिलीवर से ज्यादा कस्टमर बेस किसी का नहीं है, तो पाकिस्तान को सेल कर रही है वो तो।
जबरदस्त। यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे मसला ये है कि आप पेमेंट करने के लिए हेड ऑफिस नहीं जाते। अगर पूरा का पूरा कराची या पूरा का पूरा पाकिस्तान बैटरी एसएसजीसी बिल्डिंग में अगर जाके गैस के बिल जमा कराने लगते हैं तो पूरा कराची ब्लॉक हो जाए। तो आप बिल जमा कराने के लिए आप हेड ऑफिस नहीं जाते, आप बिल जमा कराने के लिए कहां पे जाते हैं? आप बैंक्स में। इट मींस इन लोगों ने अपनी पेमेंट कलेक्शन को किसको आउटसोर्स कर दिया प्यारे बच्चों? बैंक्स को आउटसोर्स कर दिया। इट मींस पेमेंट कलेक्ट एसएसजीसी नहीं कर रहा, पेमेंट्स को कलेक्ट कौन कर रहा है? जल्दी सीधी पेमेंट्स को कलेक्ट कौन कर रहा है? पेमेंट्स को कलेक्ट कर रहा है बैंक्स कलेक्ट कर रहा है। सुनिएगा मेरी बात को, यहाँ पे काम मैनेजमेंट नहीं कर रही है, मैनेजमेंट ने इसको क्या कर दिया है? आउटसोर्स कर दिया है प्यारे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है? इसकी इक्वेशन यूं समझिएगा, यूसुफ आदिल ऑडिट कर रहा है एसएसजीसी का। लेट से एसएसजीसी ने अपना एक पेमेंट फंक्शन आउटसोर्स कर दिया। किसको आउटसोर्स कर दिया? फॉर एग्जांपल मैं नाम लिख रहा हूं, तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक को। तामीर, इसको उसने अपना कैश कलेक्शन आउटसोर्स कर दिया। प्यारा बच्चों से वर्ड्स डिफरेंट यूज कर रहा है। यूसुफ आदिल इज द यूजर ऑडिटर, Yusuf Adil is the user auditor. SSGC is the user entity. Tameer Microfinance Bank is the service organization because Tameer Microfinance Bank is providing the services to the user entity. समझेगा आप? इस वर्ड पे आ चुका हूं मैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। Tameer Microfinance Bank is providing the services to the user entity. यहां तक बात समझ, ये क्वेश्चन समझ आती है मुझे? ये क्वेश्चन समझ आती है? अच्छा, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आते तो फिर आसान है। आसान क्या है इसमें? अगर तो ये पेमेंट कलेक्शन एसएसजीसी ही कर रहा होता तो मैं तो बड़े आराम से सारा प्रोसेस लिख चुका हूं। कस्टमर जाएगा, हेड ऑफिस में जाएगा, हेड ऑफिस में बिल देगा, कैश देगा, एक कॉपी एसएसजीसी वाला अपने पास रखेगा, एक पे प्रिंट लगा के स्टैंप लगा के उसको देगा। डे एंड पे जितना कैश आया, जितने बिल्स हुआ, उसको रिकाउंट किया जाएगा, रिकंसिलेशन बनाई जाएगी, इसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसको साइन करेगा, फिर फाइनेंस में जाएगा, फिर फाइनेंस वाले एक एंट्री बनाएंगे, कैश डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल, क्रेडिट। ये काम अगर एसएसजीसी के इलेक्ट्रिक पीटीसीएल कर रहा होता जल्दी, तो मैं आराम से बैठ के एसएसजीसी के पास जाता, जहां पे कैश में इवन ऑब्जर्व भी कर लेता। मैं जाके देखता कि यार कस्टमर कैसे पेमेंट कर रहा है, सही, मैं जाके ऑब्जर्व भी कर लेता। ये मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट करना बड़ी आसान होती अगर ये काम कौन कर रहा होता। बट मेरे लिए मुश्किल कब आएगी? मेरे लिए मुश्किल कब आएगी? जब एसएसजीसी ने किसको आउटसोर्स कर दिया है। अब यही सारे काम कौन कर रहा होगा प्यारे बच्चों? यही सारे काम कौन कर रहा होगा? तो तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक के नीचे जाहिर सी बात है 1000 बैंक आ रहे होंगे, सही कह रहा हूं? मेन एग्रीमेंट तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ हुआ है। कस्टमर एचबीएल में भी जा सकता है, कस्टमर नेशनल बैंक में भी जा सकता है, कस्टमर यूबीएल में भी जा सकता है, कस्टमर सिंध बैंक में भी जा सकता है। यहां तक बात समझेगा, कस्टमर कहीं पे भी जाके पेमेंट कर सकता है। अच्छा, यहां तक अभी लिख रहा हूं, अभी अंडरस्टैंडिंग पूरी आपको नहीं दे रहा, यहां तक क्लियर हम सारे? बीइंग एन ऑडिटर, बीइंग ए यूसुफ आदिल, मेरा सबसे बड़ा रिस्क क्या है? मेरा सबसे बड़ा रिस्क है कि भाई कैश कलेक्ट कैसे हो रहा है। सुनिएगा मेरी बात को, मेरा सबसे बड़ा रिस्क क्या है? मेरा सबसे बड़ा रिस्क ये है कि कैश कलेक्ट कैसे, मुझे इसका प्रोसेस तो बताएं, बिकॉज जब तक मुझे इसका प्रोसेस नहीं पता चलेगा मैं कभी भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको रिप्रोड्यूस करके दिया, जब तक मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी मैं कभी भी कंट्रोल्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। जब मुझे कंट्रोल्स ही नहीं पता होंगे, मुझे रिस्क ही नहीं पता होंगे, सुनिएगा ये क्या है, ये आइजा, जब मुझे यही पता नहीं चलेगा, जब मुझे रिस्क ही नहीं पता होंगे, तो इस रिस्क के अगेंस्ट में जल्दी मैं रिस्पॉन्स कैसे बनाऊंगा? रिस्पॉन्स मेरे पास क्या होता है? सब्सटेंटिव, प्रोसीजर्स एंड टेस्ट ऑफ। जब मुझे कंट्रोल्स ही नहीं पता तो मैं कंट्रोल्स को टेस्ट कैसे करूंगा? जब मुझे पता ही नहीं कि कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनते हैं तो मैं कैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को टेस्ट करूंगा? सुनिएगा मेरी बात को, तो मेरे पास आइजा 330 के हिसाब से प्यारे बच्चों क्या चीज आ रही है? अगर मैं इसको करने के लिए मुझे क्या ऑब्टेन करनी है? अंडरस्टैंडिंग। जबरदस्त। इसको ऑब्टेन करने के लिए मुझे क्या करनी है प्यारे बच्चों? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। अच्छा, यहां तक बात समझ आती है सबको? अच्छा, अब इसका मसला क्या है? सुनिएगा, होता क्या होगा, डे एंड पे तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक एसएसजीसी को कहता होगा आज की तारीख में हमें 100 मिलियन
रिसीवर। और आप समझे, आप एसएसजी के सीएफओ है, आप एसएसजी के सीएफओ, सुनिएगा। तामीर माइक्रो फाइनेंस कहता है आज के पूरे दिन सारे बैंक से, पूरे पाकिस्तान की बैंक की सारी ब्रांचेस में हमें कितना कैश कलेक्ट हुआ है? 100 मिलियन का। एसएसजीसी कहता है ठीक है, बैंक डेबिट गैस रिसीवेबल, समझ आती है सबके? एसएसजीसी इनके कहने पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है, एक एंट्री पास कर रहा है। समझेगा मेरी बात को? अगर आप एसएसजी के सीएफओ है तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपके पास क्या कंट्रोल्स है इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट, क्या जल्दी छेती छेती कि अमाउंट सही भी है कि नहीं है। मैं एफएस में लेके जा रहा हूं इस अमाउंट को, क्या पता 150 मिलियन रिसीव हो, क्या पता 150 मिलियन रिसीव। अगर 150 मिलियन रिसीव है, इट मींस आपका कैश एंड बैंक का बैलेंस भी गलत, आपका सेल्स रिसीवेबल भी गलत, आपके सारे बैलेंस गलत। तो भाई सबसे पहले तो अगर सामने वाला आपको एक बात बता रहा है, अब सोचिएगा क्या ये पॉसिबल है कि इतनी बड़ी पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज जो कि गवर्नमेंट बैक्ड है, उनके पास कोई कंट्रोल ही नहीं होगा। और जहां पे यहाँ पे नैब वाले घुस जाते हैं और एफआईए वाले घुस जाते हैं, आपको लगता है कि इनके पास कोई कंट्रोल ही नहीं होगा कि सामने वाला जो बता रहा है वो यहाँ पे वो एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं करता। समझेगा मेरी बात को? प्यारे बच्चों, आइजा 402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड का नाम है वो ये है। ये अप्लाई कब होगा इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बैकग्राउंड समझ आ गया आप लोगों को कि इसमें सिनेरियो क्या है एज एन। और ये आइजा 402 आया क्यों? इसलिए आया ताकि एक ऐसा काम जो कि मैनेजमेंट खुद नहीं कर रही, मैनेजमेंट ने आउटसोर्स की भी, याद है बात? समझ आ? यानी किताब ले आओगे, एक ऐसा काम जो कि मैनेजमेंट खुद नहीं कर रही बल्कि मैनेजमेंट ने क्या करा हुआ है, उसको आउटसोर्स किया हुआ है। प्यारे बच्चों को यहाँ पे बात समझ आती है? और जब मैनेजमेंट ने आउटसोर्स किया हुआ है तो यहाँ पे जो यूजर ऑडिटर होगा उसकी क्या जिम्मेदारी है, वो किस तरीके से चीजों का इंश्योर करेगा। सुनिएगा मेरी बात को, आप क्लाइंट पे खाना खाते हैं, जो कैंटीन होती है वो आउटसोर्स होती है, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो भी आउटसोर्स होता है, लेकिन वो आपके लिए रेलेवेंट तो सिर्फ मटेरियल इंपैक्ट नहीं है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल इंपैक्ट नहीं है। आपके लिए मटेरियल इंपैक्ट कौन सा होगा? जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिस स्टेटेड हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्या बात समझ आती है? मैं 2 मिनट दे रहा हूं, उस डायग्राम को आप नोट करें, उसको सुकून से नोट करें ताकि उसको आगे पढ़ते हैं। सॉरी, मेरे करते हो ऑनलाइन वाला आपको क्लियर हो बेटा?
यहाँ तक प्यारे बच्चों क्लियर है सारे? अच्छा मेरी बात सुनो, एज एन ऑडिटर, अच्छा मैं इसकी इक्वेशन ही बनाऊंगा क्लास के एंड में, इसकी कैसे इक्वेशन हम बना लेंगे कि वो चीजें कवर हो जाएंगी। इसको एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, ISA 402 ISA 402 सबसे पहला काम आपसे क्या कहता है? ISA 402 सबसे पहला काम आपसे कहता है कि आपने क्या करनी है, आपने ऑब्टेन करनी है। क्या ऑब्टेन करनी है? सिंपल सी बात भाई, ये काम अगर मैनेजमेंट कर रही थी तब भी आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। ये काम मैनेजमेंट नहीं कर रही, किसी और से करवा रही है, अब भी आपने अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग किस चीज की ऑब्टेन करनी है? तो भाई आपने जो चीज आउटसोर्स करी है उसकी नेचर ऑफ सर्विसेज क्या है? सही है, सिक्योरिटी गार्ड भी आउटसोर्स किया है, मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। क्यों रेलिवेंट नहीं है? बिकॉज मटेरियल नहीं है मेरे लिए। सिक्योरिटी गार्ड के होने से मेरे एफएस में कोई प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। सिक्योरिटी गार्ड के होने से मेरे एफएस में कोई एक्सपेंस या इनकम रिकॉर्ड, ये सिक्योरिटी गार्ड वाला मुझे नहीं बता रहा कितने का एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, कितने की इनकम रिकॉर्ड करो। सिक्योरिटी गार्ड को आउटसोर्स करने से, कैंटीन को आउटसोर्स करने से मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो लोग मुझे कोई अमाउंट नहीं बता रहे कि जी आप इतना एक्सपेंस रिकॉर्ड करें। नेचर ऑफ सर्विस, मटीरियलिटी ऑफ दी ट्रांजैक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिग्री ऑफ इंटरेक्शन। दोनों यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आपस में कितना ज्यादा इंटरेक्ट कर रही है। जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगी उसका मतलब है कि यूजर एंटिटी के पास उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रही है। कि यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा, ये जो डिग्री ऑफ इंटरेक्शन लिखा है इसको मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये क्लियर है? सबसे पहला आपका आपने क्या करना, ऑब्टेनिंग दी। ये सिंपल सी बात है भाई, सर्विसेज की नेचर क्या है यार, सिग्निफिकेंस क्या है, मटीरियलिटी क्या है, क्या आप दोनों आपस में इंटरेक्शन को मैं थोड़ी देर में आपसे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? अच्छा, एक चीज जो कि मैं ऐड कर दूं, एक और चीज जिसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या है? जल्दी छेती छेती, इंटरनल कंट्रोल्स। सुनिएगा मेरी बात को। दूसरी जो मैंने अंडरस्टैंडिंग किस चीज की लेनी है? ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। कौन से कंट्रोल्स है जी जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट किए हुए? द आंसर इज नो। आंसर इज आप कभी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं जाएंगे। आप सबसे पहले किसके पास जाएंगे? मैनेजमेंट के पास जाएंगे, बिकॉज मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। ऐसा नहीं है कि मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, जो बैंक वाला बोले वही मैं अपने पास रिकॉर्ड करूं। मैं बैंक अकाउंट बनाता हूं। ऐसा नहीं है कि सीडीसी वाला मुझे बोले कि लाख शेयर्स आपके आ रहे हैं और मैं कुछ ना करूं। मैं लाख शेयर्स को रिकंसाइल बैठ के कर रहा होता हूं। ऐसा नहीं है कि जी जो मुझे आउटसोर्स वाला बंदा कह रहा है मैं वो चीज अपने पास रिकॉर्ड कर रहा हूं। द पॉइंट इज मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। तो भाई मैं सबसे पहला सवाल किससे पूछूं? जल्दी छेती यूजर। मैं सबसे पहला सवाल पूछूंगा यूजर एंटिटी से कि भाई बताए आपके पास क्या कंट्रोल है? दामिर माइक्रो फाइनेंस बैंक कह रहा है 100 मिलियन आज की तारीख में रिसीव हुआ है। आपके पास क्या इंटरनल कंट्रोल्स मौजूद है ये इंश्योर करने के लिए कि क्या 100 मिलियन का अमाउंट सही भी है या फिर गलत है? या तो यूजर एंटिटी के पास, जल्दी या तो यूजर एंटिटी के पास कंट्रोल्स मौजूद होंगे या कंट्रोल्स मौजूद नहीं होंगे। क्या याद है? बात समझ आती है? सुनिएगा, मैं इस सारी चीजों के आगे लिख रहा हूं यूजर एंटिटी। इसका मतलब है या तो यूजर एंटिटी से आपको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन, जल्दी छेती या तो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो जाएगी या यूजर एंटिटी से आपको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं होगी। सुनिएगा मेरी बात, अगर तो यूजर एंटिटी से आपको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो गई तो अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यूजर एंटिटी के पास है अंडरस्टैंडिंग। यूजर कहते हैं दफा करो उसको, वो 100 मिलियन कह रहा है, मैं तुम्हें बता दूंगा 100 मिलियन है। सुनिएगा मेरी बात को, वो कह रहा है जी आप दफा करें उसको, वो 100 मिलियन कह रहा है, मैं तुम्हें बता दूं मेरे पास इतने जबरदस्त कंट्रोल है, मुझे पता है कि वो लोग कैश कैसे कलेक्ट करते हैं, मुझे सारा प्रोसेस पता है, तो मुझसे पूछो मैं तुम्हें बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल
पहला सिनेरियो, मैं आज तक इस चीज का ऑडिट कर चुका हूं, मैं आज तक इनके पास नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज इनके पास अंडरस्टैंडिंग भी थी, इनके पास कंट्रोल्स भी थे। सुनिएगा, बच्चों मेरी बात गौर से सुनना। मैंने उनसे कहा, मैं एसएससी को ऑडिट पे गया, मैंने कहा यार मुझे आप बताएं, या फिर आउटसोर्स किया हुआ सही है, मुझे प्रोसेस समझाएं, मुझे जल्दी छेती मुझे प्रोसेस समझाएं यार। ट्रांजैक्शन कैसे इनिशिएट हो रही है, कैसे प्रोसेस हो रही है, किस तरीके से रिकॉर्ड हो रही है। तो 1500 तो नेशनल बैंक की ब्रांचेस है यार, सारे बैंक्स बना लो, 10-15 हजार ब्रांचेस है, 10-15 हजार ब्रांचेस में कहीं पे भी जाके वो पेमेंट भी जमा कर सकता है। आप बताएं यार, एक दिन में 10 अरब रुपए आपके पास आ रहे हैं, आपके पास कैसे कलेक्ट हो रहा है, क्या आप मुझे बता दो ताकि मैं अपने प्रोसीजर तो लिखूं। अच्छा, इसने कहा कस्टमर इन बैंक्स हो जाएगा, ठीक है। जब कस्टमर इन बैंक्स हो जाएगा तो कस्टमर क्या रिप्रेजेंट करेगा उसको, अपना गैस बिल। ये गैस बिल इश्यू कौन करता है? इट मींस मेरे पास एक कंट्रोल है कि हर कस्टमर से मैंने कितने रुपए का गैस बिल, और एक कॉपी मेरे पास ही पड़ी है। जब ये गैस बिल यहाँ पे लेके जाता है तो ये बैंक्स क्या करते हैं, कैश कलेक्ट करते हैं, और कैश कलेक्ट करने के बाद इस गैस बिल के ऊपर क्या लगा देते हैं, स्टैंप लगा देते हैं। और वो एचबीएल की जो ब्रांच होगी उस ब्रांच का स्टैंप लगा हुआ होगा। एचबीएल की जो ब्रांच होगी उस ब्रांच का, चंडीगढ़ रोड पे है तो उसके सही है। अच्छा, जब स्टैंप लग जाता है तो डे एंड पे गैस बिल की एक कॉपी ब्रांच अपने पास रखता है और एक कॉपी कस्टमर को देता है। एक अपने पास रखता है और एक कस्टमर को देता है। डे एंड पे जितने गैस बिल्स होते हैं उनकी अमाउंट्स को प्लस किया जाता है, जितना कैश कलेक्ट हुआ होता है उसको रिकाउंट किया जाता है, और दोनों के बेसिस पे एक रिपोर्ट बनती है जिसको आप कह सकते हैं रिकंसिलिएशन रिपोर्ट। अक्सर आपने देखा होगा 2-3 रुपए आप बैंक से नहीं ले रहे होते, आपका 1738 का बिल बना होता है, या तो वो 1730 रुपए ले लेता है आपसे, या 1740 रुपए ले, 2-3 रुपए ऊपर नीचे होता है। तो जी उसको बेसिस पे वो क्या करता है, रिकंसाइल करता है। रिकंसाइल करके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वो उसके ऊपर क्या करता है प्यारे बच्चों, सिग्नेचर करता है। सिग्नेचर करने के बाद ये रिपोर्ट कस्टमर वाइज रिपोर्ट किसको फॉरवर्ड होती है, किसको फॉरवर्ड होती है, तामीर में। बस ऐसे सारे बैंक से डील थोड़ी करेगा यार, तो पागल हो जाएगा। तो आउटसोर्स करने का फायदा क्या हुआ? वो कहता है एक तुम्हारा काम है इन सबसे डील करना, तुम्हारा काम है इन सबसे रिपोर्ट्स देना, प्लस जो गैस की बिल्स होता है, जो स्टैम्प होता है, वो भी किसको फॉरवर्ड हो जाता है, वो भी किसको फॉरवर्ड हो जाता है, तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक डे एंड पे सारे ब्रांचेस के कैश को जमा करता है, रिकंसाइल करता है, और फिर जाके वो अमाउंट किसको ट्रांसफर कर देता है, एसएचजी को। अब सुनिएगा मेरी बात को, मेरी बात सुनिए। प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग हो गई? प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग क्लियर? क्या रिस्क है? एज एन ऑडिटर मेरा रिस्क क्या है? जल्दी छेती एज एन ऑडिटर मेरा रिस्क क्या है प्यारे बच्चों? मेरा रिस्क है कि एचबीएल को आज की तारीख में मिले कितने, 100 मिलियन। एचबीएल आपसे कह दे तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक को, लेट से एचबीएल के पास कैश शॉर्टेज हो गई है, ठीक ठाक डिपॉजिट से पैसा निकाल लिया वापस, और एचबीएल आज की तारीख में आपको कह दे मुझे आज के दिन में कोई भी, देखिए अब सुनिएगा मेरे, अब जब अंडरस्टैंडिंग मिली तब तो रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, इससे पहले तो आपको रिस्क ही नहीं पता था इसमें क्या रिस्क हो सकता है। अब जाके मुझे रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, मैंने कहा भाई मेरा तो पहला रिस्क है, क्या पता 100 मिलियन रिसीव हो, और एचबीएल वाला कहे मुझे तो आज की तारीख में 1 रुपया भी रिसीव नहीं हुआ। सुनिएगा मेरी बात को। अच्छा, मैं कई सवाल कर किससे रहा, ट्रेडिंग जनरेशन किससे, यूजर एंटिटी से। मैंने कहा आप बताएं आपके पास क्या कंट्रोल है, कल को वो बोल दे मुझे 50 मिनट मिले, उसने कहा नहीं, उसने कहा होगा क्या, 100 मिलियन जिस कस्टमर ने पे करे होंगे वो पैसा एचबीएल अपने पास रखा हुआ है, मुझे नहीं दिया, ठीक है। अगर उसने मुझे नहीं दिया इट मींस इस कस्टमर के अगेंस्ट मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक अकाउंट रिसीवेबल आ रहा होगा, और जब अगले महीने का मैं बिल दूंगा उसको तो मैं कहूंगा पिछले महीने का 100 मिलियन, इस महीने का 100 मिलियन, टोटल अमाउंट 200 मिलियन, और पिछले महीने के ऊपर एलपीएस 5 मिलियन का टोटल अमाउंट आपका गैस का बिल है कितना, जहां मैं उसको 205 मिलियन का बिल इश्यू करूंगा, वो भागता हुआ कहां पर आएगा, वो भागता हुआ हेड ऑफिस में आएगा, और हेड ऑफिस में गैस के बिल की कॉपी लेकर आएगा और कहेगा देखिए जी एचबीएल के चंडीगढ़ रोड ब्रांच का
स्टैंप आ रहा है, सिग्नेचर आ रही है, डेट आ रही है कि मैंने इस तारीख को पैसे जमा करा दिए। एसएसडीसी कह रहा है मैं डायरेक्टली किसको पकड़ूंगा, एचबीएल को। मेरे पास एक कंट्रोल मौजूद है कि अगर कल को कोई बैंक की हरकत करेगा भी तो मैं उसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकता हूं, बिकॉज जहां मैं उसका गैस का कनेक्शन काटने जाऊंगा तो फौरन से मुझे दिखा देगा कि जी मैं तो पेमेंट कर चुका हूं। उस पेमेंट पे ऐसे नहीं स्टैंप आ रही होगी, उस ब्रांच की स्टैंप आ रही होगी। सुनिएगा मेरी बात को प्यारे बच्चों, क्या इस यूजर एंटिटी के पास कंट्रोल्स मौजूद है? हाँ जी, क्या इस यूजर एंटिटी से मुझे सारे प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो गई है? वो कह रहा है कि जी एंड में जितनी रिकंसिलिएशन होती है वो भी एसएसडीसी के पास आती है, जितने भी गैस के बिल्स होते हैं उनकी कॉपीज भी किसके पास आती है? तो एसएसडीसी भी उसको क्या कर रहा होता है, रीचेक कर रहा होता है। अगर मैं यही करूं आपके साथ, क्या मुझे यूजर एंटिटी से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो गई है? हो गई है? अगर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आप रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप एज एन ऑडिटर रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट से कहते हैं ठीक है जी, जो डे एंड पे रिकंसिलिएशन आती है मुझे ये दिखाएं। आप मैनेजमेंट से कहते हैं कि जी ठीक है, अगर कोई कस्टमर ने क्लेम तो लॉस नहीं करा, किसी कस्टमर ने ये तो नहीं कहा कि जी इसकी कोई केस या लॉग मेंटेन होता है, आप मुझे वो शो करें। क्या याद है प्यारे बच्चों, बात समझ आती है? तो अगर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो गई, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन किससे हुई? अगर तो यूजर एंटिटी से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो गई, आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको यही बातें बतानी है। समझ आ रही है बात? तो यूजर एंटिटी से आपको अंडरस्टैंडिंग मेरे प्यारे बच्चों ऑब्टेन हो चुकी है। मसला कब आएगा? जल्दी सुनिएगा, ये क्या चीज है बच्चों, ये क्या चीज है? क्या मतलब इसका? ऐसे जैसे कहता है मुझे तो पता ही नहीं है, वो जो कहता है मैं कहता हूं तुझे नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा कि इन आवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद तुम्हारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम मुझे ये कह रहे हो कि मुझे नहीं पता कि वो जो पैसा बता रहा है वो सही है या गलत है, मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं, मुझे नहीं पता कैसे कैश कलेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ तुझे नहीं पता। और सुने वो जो मैंने सारी बातें लिखी, अगर आपको ना पता हो प्यारे बच्चों, क्या आप रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हो? जब आप रिस्क की आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो क्या कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो? जब प्रोसीजर ही परफॉर्म नहीं कर सकते, दिस इज दी स्कोप लिमिटेशन मेरे प्यारे बच्चों। दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन। सही कह रहा हूं? हाँ जी सही कह रहा हूं भाई। यूजर एंटिटी से मुझे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं हो पा रही, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन। बच्चों दिस इज नॉट द स्कोप लिमिटेशन। आईजा 705 कहता है whenever there is a scope limitation try to perform the alternative audit procedure। और अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा? मैं कहूंगा ठीक है तुम्हें नहीं पता, किसको पता है? यहां पे आके प्यारे बच्चों, यहां पे आके अब जो मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा वो किससे ऑब्टेन करूंगा? जल्दी, वो किससे ऑब्टेन करूंगा? वो सर्वे। अब यहाँ पे जाके आईजा 402 एप्लीकेबल हो रहा है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हुआ तो वही काम जो मैं पहले कर रहा था, वही मैनेजमेंट से पूछ रहा हूं। यहाँ पे आके क्या एप्लीकेबल हो गया है? आईजा 402 मेरे प्यारे बच्चों एप्लीकेबल हो चुका है कि अब आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे किससे? कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? पहला तरीका, जल्दी विजिट करने वाला जाके, पहला तरीका आप जाके विजिट कर ले। आप नहीं जा सकते, जल्दी आप नहीं जा सकते, किसी और ऑडिटर को आप क्या कर ले? एंगेज कर ले, अनदर ऑडिटर को एंगेज कर ले। अगर अनदर ऑडिटर को भी एंगेज नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि यूजर एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी प्रोसेस वगैरह है, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आपको रिक्वायर्ड है तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप मंगवा सकते हैं थ्रू यूजर एंटिटी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इस वर्ड को मैं सामने रख रहा हूं, क्या वर्ड है? जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, यहाँ पे एसएसडीसी यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जल्दी डिग्री ऑफ इंटरेक्शन है। वो उसको रिपोर्ट्स भेजता है, वो उसको रिकंसिलिएशन भेजता है, वो उसको गैस के बिल्स भेजता है। वो सारी जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ इंटरेक्शन होगी उतना ज्यादा यूजर एंटिटी के पास अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना बैंक में कंट्रोल तभी एक्सरसाइज करूंगा जब कोई इंफॉर्मेशन होगी। जब इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो मैं कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज करूंगा? क्या यहाँ तक बात प्यारे बच्चों समझ आती है? यहाँ पे आके यहाँ, अच्छा सुनिएगा,
या तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, या तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से आपको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो जाएगी, या अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन, अगर तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो गई है, इसका मतलब है आप 315 के हिसाब से रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे जैसे इसका आंसर यस आ गया, अगली चीज आपके पास एप्लीकेबल हो जाएगी। कौन सी एप्लीकेबल हो जाएगी? आइजा 300। ये कब आएगा? ये कब अप्लाई होगा? ये तब अप्लाई होगा या तो यूजर एंटिटी से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो चुकी है, या फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो चुकी है। अगर तो यूजर एंटिटी से भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं होती और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं होती, आपको प्रोसेस से नहीं पता, आपको रिस्क नहीं पता, दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन। अगर इंपैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आती है? 2 मिनट दे रहा हूं, उसको नोट करें। फिर क्लास के एंड में 2 मिनट की मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे और इंशाल्लाह सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। मैं इसको नोट ना भी करेंगे ना चल जाएगा, सुन ले मेरी बात, एंड में नोट करते रहेगा मेरी जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्लास के एंड में जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाऊंगा उससे समझ में आएंगी चीजें। सुनिएगा, ये क्लियर है प्यारे बच्चों? सिंपल सी बात, यार मैंने एक चीज आउटसोर्स कर दी है, सही है, आपको मैं ऑडिटर अपॉइंट करता हूँ, आप सबसे पहले सवाल पूछेंगे किससे? आप मुझसे पूछेंगे ना भाई आपके पास क्या कंट्रोल है यार, आप बताने कैसे प्रोसेस हो रही है, आप बताए ट्रांजैक्शन कैसे इनिशिएट हो रही है। क्या याद बात समझ आती है सारे? अगर यूजर एंटिटी के पास जवाब नहीं है, स्कोप लिमिटेशन नहीं है, क्यों है किसके पास जवाब? तो भाई जाके विजिट करें, विजिट नहीं कर सकते उससे इंफॉर्मेशन मंगवा ले, या किसी और ऑडिटर को एंगेज कर लो, ये काम कर लो। ये काम हो गया मतलब मुबारक हो, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो गई, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो गई, मुबारक हो, रिस्क आइडेंटिफाई हो गए, मुबारक हो, रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करें आप उसको। भाई कुछ भी नहीं हुआ तो भाई जब मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है ट्रांजैक्शन इनिशिएट कैसे हो रही है, प्रोसेस कैसे हो रही है, क्या रिस्क है, प्यारे बच्चों दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ, जब मैं 315 ही अप्लाई नहीं कर पा रहा तो मैं 330 क्या अप्लाई करूंगा? जी सॉरी वापस कहें। नहीं मैडम आप देखें, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आपको बता रहा है पूरे साल तो भाई इतना रिकॉर्ड कर लो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, सुनिएगा, और ये बुक देता बहुत दूर। सिंध में एक रोड बनी, ऐसे ही लिख रहा हूँ, जी नजर नहीं आ रहा? मैं नहीं, असल सारी वो कॉन्सेप्ट उधर ही लिखता हूँ। सिंध में एक रोड बनी हैदराबाद से मीरपुर खास, किसने बनाई? कंपनी ए ने। कंपनी ए ने रोड कंस्ट्रक्ट किया। जब रोड कंस्ट्रक्ट कर लिया तो कंपनी ए ने कहा, कंपनी ए ने अपनी रिलेटेड पार्टी को, जो कि कौन थी कंपनी, उसको टोल कलेक्शन आउटसोर्स कर दी। सुनिएगा, कंपनी बी को टोल कलेक्शन आउटसोर्स कर दी। मैं किसका ऑडिट करता हूं? कंपनी ए का। मैं कंपनी ए के ऑडिट पे गया, मेरे पास फाइनेंशियल्स आए, फाइनेंशियल्स आए, वहां पे एक हेडिंग आ रही थी रेवेन्यू, कितने मिलियन का? 130 मिलियन का। मेरी मटेरियलिटी कितनी थी? 10 मिलियन। डन। मैं क्या रेवेन्यू का ब्रेकअप दो, रेवेन्यू का ब्रेकअप दिया डे वाइज, पहले दिन 8 लाख रुपए का रेवेन्यू, दूसरे दिन 9 लाख रुपए का। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा रेवेन्यू रिकॉर्ड कैसे होता है? प्रोसेस तो बताओ, गाड़ी जाती होगी, टिकट कटती होगी, उससे कहा हमने तो आउटसोर्स किया हुआ है। सुनिएगा मेरी बात, हमने तो ठीक है चलो आपने आउटसोर्स किया हुआ है ना, तो ये जो 8 लाख का रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड करा, इसकी बेसिस क्या है? इसकी बेसिस ये है कि सामने वाला कंपनी बी मुझे बताता है कि आज के दिन, और वो 8 लाख रुपए मुझे बताता है, मैसेज करता है, और मेरे अकाउंट में 8 लाख रुपए। मैं कहा व्हाट इफ सारे 8 लाख रिसीव हो, हमारी रिलेटेड पार्टी है, हमसे झूठ क्यों बोलेगी? जवाब दो उसको, ये हमारी रिलेटेड पार्टी है, ये हमसे झूठ नहीं बोलेगी। आपके पास क्या कंट्रोल है? हमारे पास कोई भी कंट्रोल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, मैंने कहा लाना तो यूजर एंटिटी पर, मैं कहा जाऊं?
सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास गया और मैं हैदराबाद और मीरपुर खास वाले रोड पे खड़ा हो गया, बता रहा हूं आपको, और जो गाड़ियां गुजर रही थी तो मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई टोल कलेक्ट कैसे हो रहा है। सही है, टोल कलेक्ट कैसे हो रहा है, डेट पे रिकॉर्ड बन रही है, स्टब्स किधर मौजूद है, जो स्टब्स होते हैं वो कहां पे आ रहे हैं। व्हाट इफ अगर मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास भी नहीं जा सकता था, लेट्स से अगर मैं, मुझे बात बताएं, ये 130 मिलियन का रेवेन्यू है जिसके बैक एंड पे मैनेजमेंट के पास ना कोई अंडरस्टैंडिंग है, ना कोई प्रोसेस है, ना कोई कंट्रोल है, ना कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, स्टब्स भी उधर ही पड़े हुए थे इनके पास था। स्टब्स तो यार क्या 10 दिन में खराब हो जाता है यार, आप समझ रहे हैं। मैडम मटेरियलिटी कितनी है, अमाउंट कितना है, मटेरियल है, परवेसिव है, आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आती है, यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों। ये डन हो गया, मैं एग्जांपल आगे डिस्कस करूंगा। ये वर्ड समझ आया मैडम, ये वर्ड समझ आ गया, मटेरियल सही है, ये वर्ड समझ आ गया। नेचर ऑफ सर्विस, वहां पे टोल कलेक्शन है, वहां पे कैश कलेक्शन है, कुड बी एनी सर्विसेज। मैंने मामलात आगे कब बढ़ेंगे, जब यहाँ पे यस आ जाए, यहाँ पे यस आ जाए। मामलात कहां जाके रुक जाएंगे, जब यहाँ पे भी नो आ जाए, तो तब रिपोर्ट ही क्वालिफाई कर दी ना आपने, खत्म भाई, मुझे अंडरस्टैंडिंग मिल गई। चलिए चले मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। पहले केस में मुझे अंडरस्टैंडिंग किससे मिली, यूजर आइडेंटिटी से। वो यस वाली बात समझ आ रही है, जहां यस आ गया इट मींस आगे आप बढ़ सकते हैं। क्यों, आपको अंडरस्टैंडिंग है, मेरे पास अंडरस्टैंडिंग थी एसएससी पूरे प्रोसेस की, मुझे एसएससी ने पूरा प्रोसेस बताया, मुझे यूजर आइडेंटिटी ने कंट्रोल्स बताए। क्या कंट्रोल्स बताए कि भाई ये कंट्रोल है हमारे पास यार, 2 रुपए भी हमारे ऊपर नीचे नहीं हो सकते। सुनिए दूसरी चीज, ये एग्जांपल क्लियर है, मुझे एग्जांपल क्लियर, बड़ी जबरदस्त वैलिड एग्जांपल होती है अगर आप कभी ऑडिट करें तो। क्या मैं यूजर आइडेंटिटी से आंसर नो आ गया, डायग्राम देते रहे वहां पे, क्या यूजर आइडेंटिटी मैं किसके पास गया, मैं डायरेक्टली चला गया, मैंने किसी ऑडिटर को एंगेज ही नहीं करा, मैं तो डायरेक्टली कहां चला गया, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। और मैं बैठ के पूरा दिन हाईवे पे बैठ के मैंने चेक करा, गाड़ियां गुजर रही हैं, टोल कलेक्ट कैसे हो रही है, क्या कंट्रोल्स है। मुझे इस कंपनी बी ने ठीक ठाक कंट्रोल्स बताए, और ठीक ठाक मुझे क्या बताया, प्रोसेस बताया, वो कंट्रोल्स थे वो। सुनिएगा, उसने कहा जो बंदा, मैंने कहा अच्छा, जब उसने प्रोसेस बताना स्टार्ट किया ना, मैंने कहा पहला रिस्क, गाड़ी गुजरी 100 की जगह 50 रुपए लिए, सही है, और टिकट नहीं काटी तो कैश तो लीक हो रहा है। सिंपल सी बात है ना, आप लोग जो पार्किंग में गाड़ी करते हैं, वो पर्ची काट रहा होता है, आप लोग क्या बोलते हैं, पर्ची मत काट, 20 रुपए ले ले, 50 की पर्ची मत काट, 20 रुपए ले ले। टुल्ले को क्या बोल रहे होता है कि यार चालान नहीं काट, 100 रुपए चालान से काट लिया तो फिर आगे हाजिरी देनी है कि भाई आज के दिन में अगर 10 लाख के चालान करे, 10 लाख का कैश की तरह रिकंसाइल हो सकती है ना चीजें। मेरे पहला रिस्क, मैंने कहा दूसरा रिस्क, वो बंदा फ्री में जाने देते गाड़ियों को। तीसरा रिस्क क्या कहते हैं, ट्रक के रेट 500 रुपए थे, सही है, बसेस के रेट 400 रुपए थे, गाड़ियों के रेट 200 रुपए थे, रिक्शे के रेट 50 रुपए थे, मोटरसाइकिल। तो मैंने कहा ये भी हो सकता है कि ट्रक वाले को 20 रुपए की टिकट काट दे, 200 रुपए ले ले उससे, सही, और बाकी पैसा अपनी जेब में। मैंने कहा ये तो, उसने कहा नहीं, उसने कहा हैदराबाद में अगर वो चढ़ी है ना कोई गाड़ी या बाइक, तो वो जो हाईवे है वो मीरपुर खास पे उतरेगी, उसको एक टिकट इधर भी जमा करानी पड़ेगी, वहां पे वो चेक करेगा कि इसके पास टिकट है या नहीं, कंट्रोल अच्छा, सही है। उसने कहा दूसरी चीज, पैसे रख भी लिए जेब में, पैसे जेब में रख भी लिए, जब वो बंदा टोल बूथ के अंदर एंटर होगा, उसके पास 2 रुपए का भी कैश नहीं होगा, उसकी पूरी तलाशी ली जाएगी। और जब वो, मतलब अगर पैसा चोरी करा तो जेब में रख के जाएगा ना यार, तो फिर उसकी वापस से तलाशी होगी, ये इंश्योर करने के लिए। तो कंट्रोल्स है, प्रोसेस है, समझ आ रही है। जब मुझे अंडरस्टैंडिंग मिली तो मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करना, जब मैंने रिस्क पूछे तो हर रिस्क के पीछे मैनेजमेंट के पास कोई ना कोई कंट्रोल होगा यार। कंट्रोल इस दुनिया में बाद में आया, पहले क्या आया, पहले रिस्क आया। तो मैंने कहा भाई ये भी हो सकता है, उसने कहा ये कंट्रोल है, भाई ये भी हो सकता है, ये कंट्रोल है, भाई ये भी हो सकता है, ये कंट्रोल। मैंने कहा जबरदस्त। मैंने बैठ के वहां पे ऑब्जर्व की चीजों को, वहां पे सारी रिकॉर्ड जो बनती थी, कंट्रोल्स को ऑब्जर्व किया। मुझे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन
अगर मुझे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन ना हो तो मुझे बताए ना मैं क्या रिस्क आइडेंटिफाई करूं, मैं क्या प्रोसीजर करूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकूंगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा ये क्लियर है? 315 हो गया। अगली चीज यार बच्चों, रिस्पॉन्स दो किस्म के होते हैं, एक सब्सटैंटिव प्रोसीजर होता है, एक टेस्ट ऑफ डिटेल्स होता है, और एक टेस्ट ऑफ, याद है बात समझ आती है? अच्छा टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या मतलब इसका? जल्दी मैं बैठ के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देख लूं, या तो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किसके पास मौजूद होंगे? जल्दी जल्दी यूजर एंटिटी के पास, या तो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड किसके पास मौजूद होंगे? अगर यूजर एंटिटी के पास मौजूद है तो आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, और अगर यूजर एंटिटी के पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो? जल्दी आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके उन डॉक्यूमेंट्स को, लाइक हैदराबाद मीरपुर, मैं दोनों एग्जांपल दे रहा हूं, ये जो एग्जांपल है और ये जो एग्जांपल है, ये हैदराबाद से जिस कंपनी का प्रोडक्ट कर रहा था, एसएसडीसी के पास सारे गैस बिल्स की कॉपीज मौजूद थी, रिकॉर्ड मौजूद थी, वो कैश कलेक्शन स्टैम्प मौजूद था, मुझे ब्रांचेस में जाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे यूजर एंटिटी के पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं थे, तो फिर मुझे किसके पास जाना पड़ा? और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे सारे स्टाफ आ रहे थे, वहां बैठ के मैंने टिकट्स को काउंट किया गया असेस करने के लिए कि जी क्या रेवेन्यू सही रिकॉर्ड हुआ, ये जो डेट की रिकॉर्ड थी वो वहां पे पड़ी हुई थी, मैंने उधर जाके उनको चेक किया। यहाँ तक बात समझ आती है? टेस्ट ऑफ डिटेल्स तो अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखने होते हैं, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड आप या तो यूजर एंटिटी नहीं है तो स्कोप लिमिटेशन नहीं है, सिंपल सी बात है। एक डॉक्यूमेंट है, किसी ना एक के पास तो एक्सेस करता होगा ना, आप उधर जाके देख लें, यूजर एंटिटी के पास है उधर चले जाए, यूजर एंटिटी के पास नहीं है। अगर भी सारे टिकट समझते हैं ना, जो टोल टिकट्स होते हैं, अगर ये सारे हेड ऑफिस ट्रांसफर हो जाते हैं तो मुझे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कहता है 8 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, मुझे 8 लाख की टिकट दिखा दो, वो कहता है यार इस दिन के पूरा टिकट बॉक्स ये है, उसको काउंट करना पड़ता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है? यहाँ तक सिंपल अकाउंटिंग रिकॉर्ड या तो यहाँ देख लें या फिर यहाँ देख लें। दूसरी चीज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, या तो वो कंट्रोल्स को कहां जाके टेस्ट कर ले आप? यूजर एंटिटी, ऐसे जिसे मैं यूजर एंटिटी के कंट्रोल्स को टेस्ट करता हूं, या तो वो टेस्ट का अगर यूजर एंटिटी के पास कंट्रोल्स नहीं है, अगर यस है तो हैप्पी एंडिंग है, और अगर नो है तो फिर कहां जाना पड़ेगा? सर्विस, या तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास खुद जाके डायरेक्टली जाके क्या कर ले? कंट्रोल्स को टेस्ट कर ले, या फिर जल्दी दूसरा, या फिर अनदर ऑडिटर को एंगेज कर ले। मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? ये 320 से अगर तो आंसर यहाँ पे यस आ गया, हैप्पी एंडिंग। नो आया, एक और ट्राई करें कहां पे जाने के लिए? अगर नो आ गया तो फिर कहां जाने की ट्राई करें? अगर यहां से भी आपको चीजें मिल जाए तो हैप्पी एंडिंग, यहां से भी चीजें नहीं मिलती, दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अगर मैं इस पूरी डायग्राम को, ये समझ क्लियर है प्यारे बच्चों? डायग्राम नोट ना करेगा, अगर मैं इस पूरी डायग्राम को समराइज करूं, आइजा 402 इज इक्वल टू आइजा 315 प्लस आइजा 330 फुल स्टॉप। थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करिएगा, स्टैंडर्ड वही है, चीजें वही है, सिर्फ स्टैंडर्ड में कोई एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। चीजें क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, यूजर एंटिटी से कर लो, नहीं कर सकते अंडरस्टैंडिंग वही है जो बोली 315 ने, वो अलग नहीं है। वो अंडरस्टैंडिंग यूजर एंटिटी से करो, नहीं कर सकते उससे भी नहीं कर सकते, स्कोप लिमिटेशन। सही है? प्रोसीजर परफॉर्म करने टीओसीज या टीओडीज कहां से करो? यूजर एंटिटी से। नहीं कर सकते कैसे करो? डायरेक्टली चले जाओ किसी और एंटिटी को। कॉमन सेंस है यार, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन? कोई बंदा आपका काम कोई और बंदा कर रहा है और उसके बेसिस पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक अमाउंट, वो आपको बता रहे इतने का रेवेन्यू, वो आपको बता रहा है इतने की क्या कहते हैं पेमेंट से। आपने अक्सर कंपनी को ऑडिट में देखा होगा, पेरोल आउटसोर्स होता है।
अक्सर आपने कंपनी की सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे वो पेरोल को क्या कर देता है, जहां वो पेरोल को मेरे प्यारे बच्चों आउटसोर्स कर देता है, तो आप करते क्या है, आप चेक करते हैं डिग्री ऑफ, क्यों, जो हेड ऑफिस डिपार्टमेंट होता है वो बताता है कि भाई सिंपल कितनी सैलरी है, और वो सारी चीजें बना के आपको भेजता है वापस, और आपको जब भेजता है आप उसको बैठ के चेक करते हो, वेरीफाई करते हो, इट मींस यूजर एंटिटी के पास कंट्रोल मौजूद है। तो आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तभी तो हम नहीं जाते सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास, आप मैनेजमेंट से पूछ लेते हैं बताओ क्या कैलकुलेशन है, क्या कंट्रोल्स है, क्या यहाँ तक बात समझ आती है, थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करेगा, आगे जितने भी एजाज आ रहे हैं ना इसी तरीके से आएंगे। सुनिएगा मेरी बात, 402 मुश्किल स्टैंडर्ड है, 402 एक मुश्किल स्टैंडर्ड है, तो उसका भी हमने 100% नहीं पढ़ा है, कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि वॉल्यूम 2 में जो IEC 3402 है उससे लिंक है, तो इसको हमने 100% नहीं पढ़ा है, लेकिन सिर्फ एक सिंपल सी बात, स्टैंडर्ड के स्ट्रक्चर को समझ जाए ना, सिंपल सा स्ट्रक्चर है यार, एक काम मैनेजमेंट कर रही है तो मैं प्लानिंग भी करता हूँ, परफॉर्मेंस भी करता हूँ, एक काम मैनेजमेंट नहीं कर रही तो प्लानिंग अभी भी करनी है, पहली चीज यूजर एंटिटी से कर लो, मैनेजमेंट से ले लो प्लानिंग और परफॉर्मेंस, नहीं तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कैसे लूं, अब मैं चला जाओ, नहीं जा सकता, किसी और वहां से डॉक्यूमेंट्स मंगवा ले, समझ आ रही है, पता नहीं, कॉमन सेंस है प्यारे बच्चों, कोई मुश्किल चीज नहीं है, क्लियर है। इस डायग्राम को पूरी गौर से देखे आप, पूरा गौर से देखे इस डायग्राम को, अब बैठ के सुकून से नोट करें पांच में। तो मैंने एक दो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया अभी, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट मैंने अभी नहीं पढ़ाया, कंफर्मेशन का एक प्रोसेस है वो भी नहीं पढ़ाया। अच्छा जी, यहां तक बात समझ आती है यार, एक चीज इसमें नोट कर ले, जब मैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स करने जा रहा हूं तो मेरे पास एक तरीका होता है कि मैं क्या भेज सकता हूं, और कंफर्मेशन किसको भेज सकता हूं, सुनिएगा मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा, मेरे पास 150 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है, मैं एक काम ये कर सकता हूं कि मैं सर्विस वगैरह को बोलूं कि भाई कंफर्म कर दो क्या 150 मिलियन का ही रेवेन्यू है या नहीं। कंफर्मेशन वैसे एक बहुत ही रिलायबल ऑडिट एविडेंस होता है, क्यों, थर्ड पार्टी, डायरेक्टली, रिटन फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म। इस केस में कंफर्मेशन विल नॉट प्रोवाइड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, कब, व्हेन, जब यूजर एंटिटी के पास कोई इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मौजूद, सुनिएगा, यही हैदराबाद मीरपुर खास वाली एग्जांपल, कंपनी बी कंपनी ए को बताती है कि मेरा आज इतने रेवेन्यू रिकॉर्ड करे, कंपनी ए के पास ना कोई कंट्रोल है ना कोई रिकॉर्ड्स है, और यही मैं ऑडिटर बन के कंपनी बी को कंफर्मेशन भिजवाऊं और उसको कहो कि मुझे बताओ 130, तो जाहिर सी बात है वो तो कंफर्म ही करेगा, बिकॉज कंपनी बी तो कंपनी बी ने तो बताया था मुझे 130 मिलियन का रेवेन्यू। कंफर्मेशन कब रिलायबल ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करेगी, जब कंपनी ए के पास कोई इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड देके मैं सीडीसी को कंफर्मेशन भिजवाता हूं, या जो सीडीसी की स्टेटमेंट मेरे पास आती है उसको मैं इन्वेस्टमेंट रजिस्टर से रिकंसाइल कर, क्यों, कंपनी के पास एक इंडिपेंडेंट डेटा मौजूद होता है, जब मैं बैंक स्टेटमेंट नहीं मंगवाता हूं या बैंक कंफर्मेशन मंगवाता हूं तो मेरे पास क्या आ रही होती है, मेरा बैंक स्टेटमेंट, तो मेरे पास अमाउंट आती है, उसको मैं किससे मैच करता हूं, मैं अपनी कैश बुक या बैंक बुक से उसको रिकंसाइल कर पा रहा होता हूं। जब कंपनी के पास इंडिपेंडेंट डेटा मेंटेन नहीं होगा तो कंफर्मेशन अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सुनिएगा मेरी बात को, एसएसजीसी के केस में जब एसएसजी के पास इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड्स मौजूद है, जब एसएसजी के पास कंट्रोल्स मौजूद है, तो यूसुफ आदिल, तामिर माइक्रोफाइनेंस बैंक को कंफर्म भिजवा सकते कि भाई बताओ इतना ही पैसा पे करा या नहीं करा। लेकिन इस केस में अगर कंपनी ए के पास कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, कोई कंट्रोल ही मौजूद नहीं है, और कंपनी बी जो कह रही है वही कंपनी ए रिकॉर्ड कर रही है, तो अगर आप कंपनी बी को कंफर्मेशन भिजवा भी देंगे और वो डायरेक्टली थर्ड पार्टी रिटर्न फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म में आपको जवाब मिल भी जाएगा, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आती है आपके, क्या यहां तक क्लियर है हम सारे? अच्छा जी, क्लियर होगा सारे यहाँ? तो आइजा 402 इज इक्वल टू आइजा 315 प्लस, क्लियर है सारे? अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं इसके अंदर ऐड कर दूं, एक मेरे पास कहलाती है, अच्छा ये आपको पता है डीएनए क्या होता है, डिजाइन है, और एक मेरे पास वर्ड यूज हो रहा होता है कौन सा,
टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ये जो मैं डीएनआई करता हूं ये 315 के हिसाब से करता हूं, और जो मैं टीओसीस करता हूं ये 330 के हिसाब से करता हूं। दोनों में फर्क है। इससे आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं होता है, इससे आपको कंट्रोल रिस्क आइडेंटिफाई होता है, और इससे आपको सफिशिएंट। दोनों में बुनियादी फर्क किस चीज का है? दोनों में बुनियादी फर्क इस चीज का है कि यहाँ पे आप सिर्फ एक सैंपल्स को देखते हो और यहाँ पे 25 सैंपल्स को देखते हो। ये सारी कंट्रोल्स पता है बच्चों, भी जो क्लास के स्टार्ट में डिस्कस करें। अगर मैं मैनेजमेंट से कहूं ना ये सारे, अच्छा ये जो पूरी चीज है ना प्यारे बच्चों, इस पूरे ये पूरा डॉक्यूमेंट कहलाता है, ये पता है हम सबको। हम क्लाइंट को कहते हैं यार मुझे बताओ ट्रांजैक्शन इनिशिएट कैसे होती है, प्रोसेस कैसे होती है, रिकॉर्ड कैसे होती है। मैं वर्ड के डॉक्यूमेंट में सारी चीजें बैठ के लिख रहा होता हूं। दैट इज कॉल्ड दी। अगर मुझे ये कंट्रोल पसंद आ रहा है ना तो मैं तो कहता हूँ ये जो आपने मुंह के फायर किए ना, मुझे एटलीस्ट इनका एक एक डॉक्यूमेंट दिखा दो। बोली है ना आपने बात है, मुझे दिखाओ सेल्स ऑर्डर। पहले तो ये कस्टमर से क्या आया होगा? परचेज ऑर्डर। मुझे एक कस्टमर का परचेज ऑर्डर दिखाओ। अच्छा इसके अगेंस्ट मुझे इसका, तुम तो कहते दो बंदे साइन करते हैं, मुझे दिखाओ सेल्स ऑर्डर में दो बंदों के सिग्नेचर आ रही है। तुम तो कहते थे कस्टमर के नाम को चेक किया जाता है ऑथराइज कस्टमर लिस्ट से, ये मुझे चेक कराओ। सारी वॉक थ्रू। अच्छा भाई तुम तो कहते थे सेल्स ऑर्डर की कॉपी वेयर हाउस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड होती है, लेके चलो मुझे वेयर हाउस डिपार्टमेंट में, और मैं वेयर हाउस में, भाई तुम्हारे पास ये सेल्स ऑर्डर की कॉपी, और भाई तुम तो जीडीएन बनाते थे यार, दिखाओ मुझे इसका जीडीएन। 100 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी, इसमें भी दो बंदे सिग्नेचर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या ये सिक्वेंशियली नंबर है कि नहीं। जो मैनेजमेंट ने आपको ये मुंह के फायर बोले थे उसको आप बैठ के एक ट्रांजैक्शन लेके चेक करते हो, जैसा मैनेजमेंट ने बोला है वैसा इंप्लीमेंट। लेकिन वन सैंपल इज नॉट दी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फिर आप मैनेजमेंट कहते हो अच्छा अगर ये काम है तो मुझे बताओ क्या ये काम पूरे साल पे हुआ है कि नहीं हुआ। तो जनवरी के महीने के 2 सैंपल, फेब के महीने के 2 सैंपल, मार्च के महीने के 2 सैंपल, मैं पूरे महीने से पूरे साल से सैंपल सेलेक्ट करता हूं और 25 ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता हूं। 25 सेल्स ऑर्डर लूंगा, 25 परचेज ऑर्डर लूंगा, 25 जीडीएन लूंगा, 25 ऑथराइज कस्टमर की लिस्ट लूंगा, 25 जर्नल वाउचर्स लूंगा, 25, और फिर मैं चेक करूंगा कि क्या इन सब में कंट्रोल्स, क्योंकि कंट्रोल्स एक्सरसाइज हो रहे हैं तो एरर और फ्रॉड के चांसेस, और जब एरर और फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे तो आपको डायग्राम बनाई थी ना हमने, अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर आपके इसके सैंपल साइज क्या हो जाएंगे? कम। ये सब हम सबको पता है ना, आप लोग करते हैं ना अप्रोच में सिग्निफिकेंट रिस्क एंड नॉट रिलाइंग ऑन कंट्रोल, तो सैंपल साइज दबा के बढ़ जाता है आपके। सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिलाइंग ऑन कंट्रोल, तो आपके सैंपल साइज हायर रिस्क या नॉर्मल रिस्क एंड रिलाइंग ऑन कंट्रोल, आपके सैंपल और कम हो जाएंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है आप सबके? अच्छा जी, ये क्लियर है प्यारे बच्चों? ये क्लियर है? सुनिएगा इक्वेशन को कंप्लीट कर रहा हूं, मुझे समझ आती है। पहले वॉक थ्रू, जो वर्ड का डॉक्यूमेंट आप भरते हैं, जो सिस्टम नोट्स भी आप लोग कहते हैं और फ्लो चार्ट्स भी कहते हैं, वो जो पूरा भरते हैं आप लोग, सही है, ये वॉक थ्रू कहलाता है। वॉक थ्रू मुनासिब लगता है आपको तो फिर आप एक ट्रांजैक्शन पे करते हो, चेक करते हो जैसा मैनेजमेंट कह रही है। अगर इंप्लीमेंट हुआ है तो फिर आप कहते हो, और अगर आपने टीओसीस करने हैं तो फिर आप पूरे साल से 25, 35, 40 ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई। ये बात समझ आती है? ये क्वेश्चन क्लियर है यूसुफ आदिल? एसएसजीसी तामीर माइक्रो फाइनेंस। एक काम ये हो सकता है कि तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक पीडब्ल्यूसी को अपॉइंट करे। तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक किसको अपॉइंट करे? पीडब्ल्यूसी को, और पीडब्ल्यूसी को बोले कि ये जो प्रोसेस है ना पूरा, मेरे पास जो प्रोसेस है कैश कलेक्शन का, जो मैंने आउटसोर्स किया हुआ है या आउटसोर्स लिया हुआ है, इसके प्रोसेस को वैलिडेट करें, चेक करें कि जो मैं कंट्रोल्स बता रहा हूं, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं, क्या वो मौजूद भी है। क्यों? ताकि मैं एसएसजीसी और यूसुफ आदिल को एक कंफर्ट दे सकूं कि मेरा सिस्टम सही है। देखिए आप ब्रोकर, आपको पता है आप ब्रोकरेज हाउस, अगर आप ब्रोकर किसी ब्रोकर के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं, ब्रोकर तो एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है ना, सुनिएगा मेरी बात, तो वो तो एक, तो आपको नहीं लगता उनके सिस्टम का ऑडिट होता है? फाइनेंशियल ऑडिट अलग चीज है, जो म्यूचुअल फंड्स के ऑडिट या ब्रोकरेज के ऑडिट जो हम लोग कर रहे हैं वो अलग चीज है, बट उनके सिस्टम का भी एक ऑडिट होता है, बिकॉज मैं उस पर रिलाई कर रहा हूं यार। वो मुझे कहता है इतनी ब्रोकरेज कमीशन, इतना डब्ल्यूएसटी, इतना ये, इतने की पैसे, इतने की ट्रांजैक्शन, मैं बैठ के उस पर क्या कर रहा होता हूँ? उस पर रिलाई कर रहा होता हूँ।
सुनिएगा, तो उनका भी क्या हो रहा होता है प्यारे बच्चों, आप म्यूचुअल फंड्स का ऑडिट करते हैं, हम सबको पता है, लेकिन आपको पता है म्यूचुअल फंड्स का जो पूरा सिस्टम होता है बैक एंड पे, वो डेली बेसिस पे जो नैव कैलकुलेट, मैं डेली बेसिस पे नैव पे मैं थोड़ी काम करता है यार, मैं तो ईयर एंड की नैव पे काम करता हूँ। लेकिन अगर इसने कहा कि मुझे आज के दिन 92 रुपए की नैव आ रही है बेच दो, मैं आज के दिन 92 की नैव थी भी या नहीं, सिस्टम ने नैव सही कैलकुलेट करी भी थी या नहीं, तो प्यारे बच्चों उनका पूरा क्या हो रहा होता है, समझिएगा मेरी बात को, म्यूचुअल फंड का फाइनेंशियल ऑडिटर अलग है, जो सिस्टम ऑडिट हो रहा होगा या जो ट्रांजैक्शन ऑडिट हो रहा होगा वो एक, तो तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक का जो ऑडिटर होगा वो केपीएमजी होगा, जो कि तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक के एडवांसेस पे काम कर रहा होगा, जो कि तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक के इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहा होगा, जो कि तामीर माइक्रो के पेरोल एक्सपेंस पे काम कर, लेकिन तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक ने किसको अपॉइंट करा, पीडब्ल्यू, क्यों कि सिर्फ ये वाला एरिया जो मैंने किससे पकड़ा है, एसएसजीसी से पकड़ा है, जो मेरा कैश कलेक्शन कर रहा हूं एसएसजीसी के बिहाफ पे, इसका जो मेरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ट्रांजैक्शन ऐसे इनिशिएट होती है, ऐसे प्रोसेस होती है, ऐसे रिकॉर्ड होती है, ये रिस्क हो सकते हैं, इस रिस्क के अगेंस्ट ये कंट्रोल्स मैंने इंप्लीमेंट करें, काइंडली बैठ के इसके ऊपर आप वैलिडेट करते हैं, सिग्नेचर लगाते हैं कि क्या ये सही भी है या फिर नहीं। सुनिएगा, अगर पीडब्ल्यूसी बैठ के सिर्फ एक ट्रांजैक्शन को देखता है तो पीडब्ल्यूसी ने क्या करा, प्यारे बच्चों ये कहलाती है टाइप 1 रिपोर्ट, राइट। और अगर पीडब्ल्यूसी ने बैठ के 25 ट्रांजैक्शंस को सेलेक्ट करा तो ये क्या कहलाता है, टाइप 2 रिपोर्ट। और यहाँ पे पीडब्ल्यूसी स्ट्रेचरी ऑडिटर नहीं कहलाएगा, यहाँ पे पीडब्ल्यूसी कहलाएगा सर्विस ऑडिटर। जिस तरह यूसुफ आदिल यूजर ऑडिटर है, इसी तरीके से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस दे रहा है आपको, सिर्फ उसका जो ऑडिट हो रहा है, केपीएमजी सर्विस ऑडिटर नहीं है, केपीएमजी स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। केपीएमजी जो ऑडिट करेगा वो आईजा 200 से लेके 706 तक करेगा या 720 तक करेगा, सुनिएगा मेरी बात। लेकिन पीडब्ल्यूसी जो कंट्रोल्स को टेस्ट करेगा बैठ के, पीडब्ल्यूसी आईजा 200 से लेके 720 के हिसाब से नहीं करेगा। पीडब्ल्यूसी जो इसका ऑडिट कर रहा होगा वो आईएससी 3402 के हिसाब से करेगा, जो कि इंशाल्लाह आगे जाकर हम देखेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? सुनिएगा, तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक के पीडब्ल्यूसी तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं कर रहा। तामीर माइक्रो फाइनेंस पीडब्ल्यूसी सर्विस ऑडिटर है, इट मींस तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एसएसजीसी को, किस तरीके से वो कैश को रिकॉर्ड कर रहा है, किस तरीके से कंट्रोल्स है, उस प्रोसेस को वैलिडेट करने के लिए वो क्या कहलाएगा, सर्विस ऑडिटर। क्या यहाँ तक पास हम? अगर पीडब्ल्यूसी से एक ट्रांजैक्शन देखता है, अगर 25 ट्रांजैक्शन देखता है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए अगर यूजर एंटिटी के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो, आप अनदर ऑडिटर को एंगेज कर सकते हो, आप डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हो, प्लस आप टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट ले सकते हो। किसकी? सर्विस ऑडिटर की। सर्विस ऑडिटर बताएगा कि मैनेजमेंट का ये प्रोसेस है, तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक किस तरीके से आपके गैस बिल्स को कलेक्ट करता है, ये रिकॉर्ड है, ये सारे कंट्रोल्स हैं, ये रिस्क है, ये सारी चीजें। उसको पूरे 25 ट्रांजैक्शन में तो वो टाइप 2 रिपोर्ट। क्या तक बात समझ आती है? साइमल्टेनियसली अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल यूजर एंटिटी के पास मौजूद नहीं है, तो या तो मैं डायरेक्टली, जिस तरह मैं हैदराबाद में रिपोर्ट से याद किया, या तो अनदर ऑडिटर, तीसरा तरीका सर्विस ऑडिटर से रिपोर्ट कौन सी, टाइप 2, टाइप 1 मत बोलिएगा, क्यों? क्योंकि वो तो डीएनआई, उससे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता। ये 330 से आपने क्या ऑब्टेन करना है, टाइप 2 रिपोर्ट। ये बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों के? याद बात मैडम आप क्लियर है इसके ऊपर? तो सवाल है मुझसे पूछ रहे हैं, ये चीज मिस कर दी। अगर पीडब्ल्यूसी बैठ के एक रिपोर्ट दे रहा है, इसका मतलब है कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर होगा। सब्जेक्ट मैटर कौन बनाएगा? जवाब देगा तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक। तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक बोलेगा कि एक कस्टमर है, वो आएगा, कहाँ आएगा, वो एचबीएल की ब्रांच में आएगा, ब्रांच में आएगा, उससे कैश कलेक्ट किया जाएगा, कैश कलेक्ट करके कैश बिल पे स्टैंप लगाया जाएगा, डे एंड पे रिकॉर्ड बनेगी, रिकॉर्ड बनने के बाद वो सारी चीजें कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी,
तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक दोनों चीजों को रिकंसाइल करेगा, डे एंड तक रिपोर्ट बनाएगा, किसको भेजेगा, एसएसडीसी को भेजेगा, फिर डे एंड पे सारा पैसा उसके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देगा। ये सारा प्रोसेस हो रहा होगा और इस प्रोसेस को वैलिडेट कौन करेगा, या तो एक ट्रांजैक्शन लेके वैलिडेट कर दे तो टाइप 1, या पूरे साल ये काम हुआ है कि नहीं हुआ तो टाइप 2 रिपोर्ट। तो ये अंडरस्टैंडिंग का डॉक्यूमेंट है, इसको वैलिडेट कौन कर रहा है, पीडब्ल्यूसी कर रहा है। तो आप टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट ले लें, बिकॉज दोनों में अंडरस्टैंडिंग तो आ रही होगी। लेकिन अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है तो एक सैंपल से काम नहीं चलेगा, एक से ज्यादा, तो फिर इसमें टाइप 1 नहीं होगा, इसमें टाइप 2 रिपोर्ट होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ जी सर। देखिए मसला क्या है पता है, मसला है अगर उसे टाइप 2 रिपोर्ट इशू नहीं की। मसला कब है, जब उसे टाइप 1 रिपोर्ट इशू करी। अगर उसने टाइप 1 रिपोर्ट इशू करी है तो मेरे लिए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के एतबार से काम आ जाएगा, यूसीस के एतबार से तो काम नहीं आएगा। समझ आ रही है बात? तो अगर उसे टाइप 2 रिपोर्ट इशू कर दी तो मुझे अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प हो जाएगी, यूसीस में भी हेल्प हो जाएगी। डिपेंड करता है, वही वाली बात है, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन। मैं अगर एक सिंपल सा पोर्टल आपने यूज किया हुआ है ना सबने, तो पोर्टल आउटसोर्स है। अब जब पोर्टल आउटसोर्स है और आप आईक्यू को ऑडिट करने आते हैं और आईक्यू को ऑडिट करने आते हैं और आप कहते हैं सर ये पोर्टल एक्सपेंस आ रहा है, सुनिएगा। मैं कहता हूँ हाँ, इसकी वजह सपोर्ट किया है, हमने तो आउटसोर्स किया था। आप बोलोगे सर आपके बुक्स में इंटेंजिबल एसेट आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? मैंने आउटसोर्स किया। अच्छा आउटसोर्स किया, मैं सर किसको आउटसोर्स, फला का आउटसोर्स किया। अच्छा सर जो एक्सप्रेस आपने महीने, आपने जो साल का एक्सप्रेस रिकॉर्ड किया है 4 मिलियन का, इस पे वो तो उसकी तरफ से इनवॉइस आती है, मैं बैठ के उसको, सर आप वेरीफाई नहीं करते, सुनिएगा मेरी बात को, क्या आप वेरीफाई नहीं करते? मतलब उसने जो बताया आपको, आपने, अच्छा स्टूडेंट होता है ना, स्टूडेंट के बेसिस पे होता है, हर स्टूडेंट की हमें पोर्टल आईडी से कॉस्ट पे करनी पड़ती है। मेरे पास क्या कंट्रोल है, वो जब डे मंथ एंड पे मुझे बताता है कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैं उसको अपने डेटा से ऑडिट कर लेता हूं। जब आप मेरा ऑडिट करने आएंगे ना, आपको मैं सर्विस ऑफिसर के पास जाने नहीं दूंगा। क्यों? मेरे पास रिकॉर्ड्स भी मौजूद है, मेरे पास कंट्रोल्स भी मौजूद है। वो अगर मुझे कहता है कि इस महीने 600 बंदों को आईडी इशू की गई है, या इस महीने में 800 लोगों ने आपका पोर्टल यूज किया हुआ है, 800 एक्टिव आईडीज ने यूज किया हुआ है, मेरे पास कंट्रोल होगा कि हाँ मेरे ये बैचेस चल रहे हैं, इस बैचेस का ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 800 के नंबर है। समझ आ रही बात? तो आपको सर्विस ऑर्गेनाइजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या यहाँ पे बात समझ आती है आपके? जी सर। केपीएमजी वेरीफाई करेगी नहीं करेगी, क्योंकि तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक की बुक्स में कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं होगी। अबे बैंक में डेबिट क्रेडिट हो रहा है ना, तो एसेट में क्या पड़ा हुआ होगा? कुछ भी नहीं, उसकी तो इनकम आ रही होगी, तो इनकम एग्रीमेंट से वो वेरीफाई करेगा। आप समझे मेरी बात को? तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक का ऑडिट केपीएमजी करने जाएगा तो कैश एंड बैंक पे तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक का पैसा पड़ा हुआ होगा, ऐसे किसी का पैसा थोड़ी पड़ा होगा। ऐसे नहीं है, थोड़ी आप पैसा 1 महीने रखना अपने पास, बैठ के मुझे अगले महीने देना। तो वो डे एंड पे सारा का सारा पैसा क्या हो रहा होगा? तो अगर एक दिन का ट्रांसफर नहीं भी हुआ तो वो अदर लायबिलिटीज में आ रहा होगा, तो वो अदर लायबिलिटीज में या अदर पेबल्स में एक सिंपल सा अमाउंट होगा, जिसको ऐसे जैसे क्या कर सकता है, सब्सिक्वेंटली क्लियर हो गया होगा, वो सही है। लेकिन केपीएमजी का ये काम थोड़ी हो कि वो बैठ के ये चेक करे कि जी आप कैश सही कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। केपीएमजी के फर्स्ट स्टेप में कोई इंपैक्ट ही नहीं है उसका। समझेगा मेरी बात को? एफएस में गैस रेवेन्यू क्या तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक की बुक्स में रिकॉर्ड क्या रिसीवेबल उसकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं, तो उसकी बुक्स में आ ही नहीं रहा। एसएसडीसी पीडब्ल्यूसी को अपॉइंट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन मसला है, अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पीडब्ल्यूसी को अपॉइंट करता है 3402, लेकिन अगर आपका मुराद है यूजर ऑडिटर अगर पीडब्ल्यूसी को अपॉइंट करता है तो अब आईजा 600 है, ग्रुप ऑडिटर और कंपोनेंट ऑडिटर वाला सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, अब 3402 वाला अप्लाई नहीं होगा। सुनिएगा, अभी आगे जाके बड़ा मसला है। यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये आगे जाके जब जैसे सब आइजाज पढ़ते रहेंगे चीजें और खुलती रहेंगी। ये जो अनदर ऑडिटर है, अगर मैं उसको एंगेज करता हूँ, कौन?
पीडब्ल्यूसी। अब पीडब्ल्यूसी पर 3402 अप्लाई नहीं होगा, तो मेरे ऊपर अप्लाई होगा कौन सा, आइजा 600 ग्रुप ऑडिटर और कॉर्पोरेट ऑडिटर, जैसे सब्सिडी ऑडिट पीडब्ल्यूसी कर रहा है। ये आगे जाकर थोड़ा सा मुश्किल बने, जैसे हम आइजास पढ़ते रहेंगे ना तो पुराना आइजास की कुछ चीजें बार बार अनलॉक होती रहेंगी और वो आपस में क्या हो रही होगी प्यारे बच्चों, आपस एक वर्ड ऊपर से नीचे हो गया ना, जिस लड़के ने बोला अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ऑडिटर को अपॉइंट करती है तो पीडब्ल्यूसी पे 3402 अप्लाई होगा, और अगर मैं पीडब्ल्यूसी को अपॉइंट करता हूं तो आइजा 600 अप्लाई। ये एक अंग्रेजी का वर्ड ऊपर नीचे हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 में चले जाओगे या वॉल्यूम 2 से वॉल्यूम 1 में आ जाओगे। समझ आ रही है बात, या तो वॉल्यूम 2 में चले जाओगे, 3402 कहां लिखा हुआ, वॉल्यूम 2 में लिखा हुआ, या तो वॉल्यूम 2 में चले जाओगे या वॉल्यूम 1 में चले जाओगे। तो यहाँ तक बात समझ आती है सबके, यहाँ तक क्लियर है हम सारे? अच्छा जी, सॉरी मेरे ख्याल में ऐसे ये सर्विस ऑडिटर यार, वो देखना ना पीडब्ल्यूसी में देखना टाइप पर टाइप देते हैं। अच्छा मैं अब और बताऊं, और मुश्किल बना रहा है ना, तो आगे खुलेंगी सारी चीजें। फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूसी टाइप 2 रिपोर्ट आई, टाइप 2 रिपोर्ट में लिखा हुआ आ गया कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, लिखा हुआ आ गया पीडब्ल्यूसी का भाई कंट्रोल तो इफेक्टिव, इट मींस आप टीओसी पे रिलाय करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको टीओडीएस के सैंपल साइज बच्चों, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय, ये हाई हो गया। जब ये हाई हो गया तो आपका ऑडिट रिस्क क्या हो रहा है, जब आपका ऑडिट रिस्क हाई हो रहा है तो आपके डिटेक्शन रिस्क को क्या करना पड़ेगा, डिटेक्शन रिस्क कैसे कम होगा, ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स, क्यों, ताकि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट ऑपरेट करने का या तो ये तरीका या ये तरीका, ये नहीं कर सकता तो क्या बचा, टीओडी इसके सैंपल साइज में नहीं सोचा। जब कंट्रोल्स इनफेक्टिव होते हैं तो इसमें भी आगे कॉन्सेप्ट है क्या, substantive procedures alone can provide sufficient appropriate audit evidence, पता है सबको कॉन्सेप्ट। अगर कंट्रोल्स इनफेक्टिव हो जाते हैं ना बच्चों, अगर कंट्रोल्स मेरे पास क्या हो जाते हैं, इनफेक्टिव हो जाते हैं, तो मुझे किसकी तरफ जाना पड़ेगा, क्या टीओडीज के सैंपल्स करके आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल सकता है? इफ द आंसर इज यस, करेक्ट। इफ द आंसर इज नो, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, एसएसजीसी का ऑडिट पकड़ लें, आप एसएसजी का ऑडिट करने जाते हैं, कितने कस्टमर है इसका पता है, 30 लाख, 30 लाख कस्टमर, महीने में कितने गैस बिल इशू होते हैं, 30 लाख, साल में कितने इशू हो गए, 3 करोड़ 60 लाख गैस के बिल इशू हो गए। खुदा ना खास्ता अगर ऐसे जिससे में कंट्रोल्स इनइफेक्टिव हो गए, प्यारे बच्चों टेस्ट डिटेल्स की तरफ जाओ, कितने सैंपल्स करोगे, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 10,000 सैंपल्स करके आप कैसे कह सकते हैं कि 3 करोड़ 60 लाख ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट, दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कोप, जो आगे जाकर मॉडिफिकेशन करेंगे। अच्छा तो यहां तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है, यहां तक बात समझ आती है। अच्छा दिल्ली से फास्ट पेपर्स में 2 होमवर्क है आपको करके आने तक, नेक्स्ट क्लास से पहले इसको डिस्कस करें, छेली पेज नंबर 64। और अगर आप इसका हैंडआउट भी देखेंगे ना, पेज नंबर 64 पे, एक सेकंड, सब आ गए मेरे प्यारे बच्चों, सब आ चुके स्टैंडर्ड में। मैं क्विक रीडिंग करूंगा, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि अगर आपने आइजास पढ़ने, तो आइजा पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, एक किताब बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में, और अगर एक किताब आप पढ़ लेंगे तो आपको आइजा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सही है, मैं आपके सामने रीड भी कर रहा हूँ और 2 सवाल भी। क्या नाम है भाई, आइजा 402, ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये हेडिंग समझ में आती है कि जी मेरी ऑडिट कंसिडरेशन क्या होगी। स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है, द यूजर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence when a user entity uses the
services of one or more. Specifically, it expands on how the user auditor applies जल्दी ISA 315 and ISA 330 in obtaining and understanding of the user entity, including the internal control relevant to the audit, sufficiently to identify and assess the risk of material misstatement Q in order to design and perform further audit procedure responsive to. ये स्कोप इतना बेहतरीन है ना कि जिसको स्कोप समझ में आ जाएगा उसका पूरी डायग्राम समझ में आ जाएगा. It specifically expands on how ISO 315 and 330 are to be applied. कि अगर एक काम आप नहीं कर रहे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तब 315 कैसे अप्लाई करोगे? 315 क्यों अप्लाई करना है? ताकि रिस्क आइडेंटिफाई हो, और जब रिस्क आइडेंटिफाई होगा तो उसका अगेंस्ट क्या बनाना है प्यारे बच्चों? रिस्पांस. अगर आपको पहली हेडिंग देखें रिक्वायरमेंट, दो ही तो रिक्वायरमेंट है. पहली रिक्वायरमेंट 315 की है, जल्दी. दूसरी तो पहली रिक्वायरमेंट प्लानिंग की है, दूसरी परफॉर्मेंस की. जबरदस्त. हाउ टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इंटरनल. The user auditor shall obtain an understanding of the nature of the service, the nature and materiality of the transaction, degree of interaction, relationship between user entity and जितने ज्यादा अच्छे relationship होंगे उतनी ज्यादा information आपस में क्या हो रही होगी? Exchange हो रही होगी. Internal control, when obtaining an understanding of the internal control relevant to the audit in accordance with Article 315, the user auditor shall evaluate the design. यहाँ पे TOC का वर्ड ना लिखना, खुदा का वास्ता है. Design and implementation of the relevant control at the user entity that relate to the services provided by the services organization. जो वो services provide कर रहे हैं उससे related आपके पास क्या internal controls मौजूद है. The user auditor shall determine whether a sufficient understanding of the nature and significance of the services provided by the service organization and their effect on the user entity's internal control relevant to the audit has been obtained, and to provide a basis for the identification and assessment of the risk of material misstatement. If the user auditor is unable to obtain sufficient understanding from the user entity, the user auditor shall obtain that understanding from one, और अब ये स्कोप लिमिटेशन नहीं है, कहां भागूंगा? Obtaining the type 1 or type 2 report if available, contacting the service organization through the user entity to obtain specific information, visiting the service organization, जिस तरह मैंने visit किया, visiting service organization, perform the procedure using the another auditor to perform procedures that will provide the necessary information about the relevant control at the service organization. क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? इसके आखिरी अगला पैराग्राफ नहीं पढ़ना मैं, इसके नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ. रिपोर्टिंग. The user auditor shall modify the opinion. कब modify करेगा opinion? जब user entity से भी understanding नहीं मिल रही, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से भी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही. क्या यहाँ तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है? अगले पेज पे अगर इसका आंसर यस आ गया, चाहे यूजर एंटिटी से आए या अगर आंसर, तब मामला आगे बढ़ेंगे और कहां बढ़ेंगे? 330 की तरफ. ऑब्जेक्टिव 2, रिस्पॉन्डिंग टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. रिस्पांस के दो ही तरीके हैं, या टीओसीज है या टीओडी है. टीओसी के लिए आप कौन सी रिपोर्ट ऑब्टेन कर ले? टाइप 2 रिपोर्ट. परफॉर्मिंग द एप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ कंट्रोल एट दी, या तो खुद जाके कंट्रोल सर्विस यूजर एंटिटी के पास या तो टाइप 2 रिपोर्ट ले ले, या वहां जाके खुद जैसे मैं हैदराबाद मीरपुर खास गया, या किसी और ऑडिटर को engage कर दे, using the another auditor to perform the test of control at the service organization on behalf of the service auditor. क्या यहाँ तक बात समझ आती है? TODs के लिए inspecting the records and documents held by the user entity, inspecting the records and documents held by the, so common sense यार, डॉक्यूमेंट जिसके पास है वाला के देख ले भाई, और नहीं देख सकते तो उसका लिमिटेशन उसमें है क्या? तीसरी चीज, obtaining the confirmation of the user entity maintain independent records of balance and transaction.
If the user entity does not maintain the independent record, confirmation alone cannot provide reliable audit evidence. इसके नीचे भी रिपोर्टिंग एप्लीकेशन, अगर तो ऑडिटर टीओसी और ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चे। अब ये आइजा का स्ट्रक्चर समझ में आया ना कि आइजा का स्ट्रक्चर क्या है? पहले 315 रिपोर्टिंग एप्लीकेशन, 330 रिपोर्टिंग एप्लीकेशन। अगर अभी स्ट्रक्चर आइजा पढ़ने में मजा आएगा, सवाल टिक करने में मजा आएगा, और इसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। पीडब्ल्यूसी से टाइप टू रिपोर्ट आ गई, लेकिन आपको पीडब्ल्यूसी पर रिलायंस नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं लग रहा आपको, वो कॉम्पिटेंट नहीं लग रहा, वो आपको क्या ये भी सिनेरियोस आ सकते हैं, आप समझ रहे हैं? इसके अंदर कोड ऑफ एथिक्स भी अप्लाई हो सकता है। ऑडिटर भी राइट है, वहां से टाइप टू रिपोर्ट आ गई। सुनिएगा मेरी बात को पहले, उसमें चीजें बनेंगी बहुत सारा, लेकिन कैसे खुलेंगी चीजें जब हम इंशाल्लाह आगे आइजाज को पढ़ते रहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आइजा 505 पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? कंफर्मेशन से बेहतरीन ऑडिट एविडेंस कोई नहीं। 402 कहते हैं नहीं, अगर इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड्स नहीं है तो कंफर्मेशन अलोन कैन नॉट प्रोवाइड। अभी हम पढ़ रहे हैं, हम सामने वाले ऑडिटर से टाइप टू रिपोर्ट ले लेंगे और हम कैश ऑफ कंट्रोल्स कर लेंगे। नहीं, अगर उसके ऊपर रिलायंस चीजें हल्की हल्की आगे जाके खुलती रहेंगी और ये आपस में क्या होगी प्यारे बच्चों? इंटरलिंक्ड होगी। प्यारे बच्चों, समर 2017 ये आपका होमवर्क है, सुन ले मेरी बात। समर 2017 आपका होमवर्क है, पेज नंबर 67 पे आ रहा है, और विंटर 2015 का पार्ट वन आपका होमवर्क है। सही है? विंटर 2015 का पार्ट 1 आपका होमवर्क है। डन हो गया प्यारे बच्चों? चलिए, जो कोई सवाल? मैं वापस से एक चीज, सॉरी, मैं वापस से रिपीट कर दूं, हमारी 1-2 हफ्ता क्लासेस थोड़ी सी कम होगी। आपका भी सीजन चल रहा है, मेरा भी सीजन चल रहा है, मैं भी सीजन में बिजी हूं थोड़ा सा, तो हमारी 1-2 हफ्ते क्लासेस थोड़ी सी कम होगी प्यारे बच्चों। सही, जैसे सीजन खत्म होता है उसके बाद फिर उसको कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को, ठीक है? लेकिन जो मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ या जो रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूँ, खुदा का वास्ता है उसको देखना स्टार्ट करेगा, आप अपना टाइम सारे ना करेगा। डन हो जाए प्यारे बच्चों? हाँ जी, बाकी टीओडीसी को देखेंगे, नहीं कर सकते तो उसको इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों। अल्लाह हाफिज़।